कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, मेहनती भी, लॉयल भी, फिर भी वो अचानक साइड लाइन हो जाते हैं। कोई बड़ी गलती नहीं करते, कोई गद्दारी नहीं करते, फिर भी उनके करियर पर अचानक ब्रेक लग जाता है। प्रॉब्लम उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उनकी विजिबिलिटी। पावर की दुनिया में एक डेंजरस ट्रूथ है, अगर तुम गलत इंसान से ज्यादा चमक गए तो तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाती है। आज की कहानी उसी रूल पर है, एक ऐसा रूल जिसने इतिहास में लोगों को उठाया भी है और बर्बाद भी किया है। ये है पावर का पहला रूल, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये सच में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। चलो तुम्हें एक राजा और उसके सबसे काबिल आदमी की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा आदमी जो वफादार था, ब्रिलियंट था और बस एक गलती कर बैठा। उसने सोचा अपने राजा को इम्प्रेस करना सेफ है। उसे नहीं पता था वो इम्प्रेस नहीं कर रहा था, वो कंपैरिजन पैदा कर रहा था। और सत्ता की दुनिया में कंपैरिजन गद्दारी से भी बड़ा जुर्म होता है। ये कहानी शुरू होती है एक शानदार दावत से, जहां सब कुछ परफेक्ट था सिवाय एक चीज के। राजा खुश नहीं था। शाम का दरबार खत्म हो चुका था, लेकिन महल के सबसे बड़े कक्ष में अभी भी रोशनी जल रही थी। ऊंची छत, सुनहरे स्तंभ और बीच में रखा भारी सिंहासन। उस पर बैठा था राज्य का शासक। चेहरा शांत, शरीर स्थिर, लेकिन आंखों में अजीब सी जकड़न थी। कुछ देर पहले ही उसने अपने सबसे प्रतिभाशाली मंत्री की खुले दरबार में तारीफ की थी, मुस्कुराकर सबके सामने शाबाशी देते हुए। दरबारियों ने ताली भी बजाई थी। देखने वालों को लगा होगा कि शासक बहुत उदार है, उसे अपने योग्य लोगों से कोई डर नहीं। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हुए और कमरा खाली हुआ, वही मुस्कान उसके चेहरे से उतर गई। उसकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर धीरे धीरे कसने लगीं। उसे मंत्री की गलती से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मंत्री ने कोई गलती की ही नहीं थी। उसे अपमान भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मंत्री ने उसकी इज्जत कम नहीं की थी। असली चुभन कहीं और थी। उसे बार बार दरबार का वो दृश्य याद आ रहा था, जब लोगों की निगाहें उसकी तरफ नहीं, मंत्री की तरफ टिक गई थीं। जब फुसफुसाहटों में उसका नाम कम और मंत्री की बुद्धिमानी ज्यादा गूंज रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह राज्य के लिए अच्छा है, एक काबिल आदमी उसका साथ दे रहा है, यही तो चाहिए एक शासक को। लेकिन मन तर्क नहीं सुन रहा था, मन तुलना कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर प्रशंसा की आवाज उसके सिंहासन के नीचे से एक छोटी सी ईंट खींच रही हो। कोई खुली बगावत नहीं थी, कोई साजिश नजर नहीं आ रही थी, फिर भी उसे खतरा महसूस हो रहा था। उसे मंत्री का आत्मविश्वास याद आया। बात करते समय उसकी सीधी नजरें, बिना हिचक जवाब देना और लोगों का उसकी बातों को ध्यान से सुनना। शासक के भीतर एक धीमी जहरीली भावना उठी। आज लोग इसे सुन रहे हैं, कल शायद इसे मानने भी लगेंगे। ये विचार तर्कहीन था, पर भावनाएं तर्क से नहीं चलती। सत्ता पर बैठा इंसान हर उस रोशनी से डरता है जो उसके अलावा कहीं और से आ रही हो। बाहर की दुनिया में वो अभी भी वही न्यायप्रिय, समझदार शासक था, जिसने एक प्रतिभाशाली सेवक को सम्मान दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसने पहली बार उसे एक सेवक की तरह नहीं, एक संभावित प्रतिद्वंदी की तरह देखना शुरू कर दिया था। और यही वो पल था जहां तर्क हार गया और आहत अहंकार ने धीरे से सत्ता के फैसलों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अगले कुछ हफ्तों में दरबार की हवा बदलने लगी, पर इतना धीरे कि किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं। गलियारों में चलते कदम पहले जैसे ही थे, झुककर की जाने वाली सलामी भी वैसी ही थी, लेकिन निगाहों की दिशा बदल गई थी। जब मंत्री बोलता, लोग थोड़ा आगे झुकते, जैसे कोई जरूरी बात सुन रहे हों। जब शासक बोलता, लोग ध्यान तो देते, पर उस तरह की चमक उनकी आंखों में नहीं होती थी। ये फर्क छोटा था, लेकिन सिंहासन पर बैठे आदमी के लिए यही फर्क सबसे बड़ा था। एक दिन शासक ने देखा, दो दरबारी धीरे आवाज में बात कर रहे थे। जैसे ही वो पास से गुजरा, दोनों चुप हो गए और सिर झुका लिया। उस पल उसे यकीन नहीं हुआ कि वे उसके खिलाफ कुछ कह रहे थे, लेकिन उसके मन ने तुरंत कहानी बना ली। जरूर इसकी ही बात कर रहे होंगे, इसकी नई योजना, इसकी समझदारी, इसकी बढ़ती इज्जत। अब हर फुसफुसाहट उसे साजिश लगने लगी, हर हल्की मुस्कान उसे छुपी हुई तुलना जैसी महसूस होने लगी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले एक विदेशी दूत आया था। उसने पहले शासक की तारीफ की, लेकिन फिर मुड़कर मंत्री से लंबे समय तक सवाल पूछता रहा। उस समय शासक ने इसे सामान्य समझा था। अब हर प्रशंसा उसे थप्पड़ जैसी लगने लगी। जब कोई कहता, मंत्री ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई, तो उसके कानों में यह बदलकर सुनाई देता,
वह आपसे बेहतर है। जब लोग मंत्री की सलाह की तारीफ करते, उसे लगता जैसे उसकी अपनी सत्ता थोड़ी और हल्की हो गई हो। सम्मान जो पहले स्वाभाविक लगता था, अब उसे जबरन बनाए रखना पड़ रहा था। रात को अकेले बैठकर उसने खुद से कहा, आज यह मुझे गर्व महसूस करा रहा है, लेकिन कल उसके भीतर एक डर आकार लेने लगा, धीमा लेकिन लगातार। आज यह मेरी सेवा कर रहा है, कल लोग इसे मेरी जगह देखने लगेंगे। ये भविष्य शायद कभी आता भी नहीं, लेकिन सत्ता में बैठा इंसान भविष्य के डर से ही फैसले लेता है। उसी रात पहली बार उसने मंत्री की काबिलियत को राज्य की ताकत नहीं, अपनी कुर्सी के लिए खतरे की तरह महसूस किया। और जब प्रशंसा किसी शासक को गर्व की जगह अपमान महसूस कराने लगे, तब सत्ता की कहानी खतरनाक मोड़ ले चुकी होती है। अब शासक ने अपने चेहरे पर पहले से भी ज्यादा शांति ओढ़ ली थी। दरबार में वह मंत्री को देखकर मुस्कुराता, उसकी बातों पर सिर हिलाता, कभी कभी हल्की सी हंसी भी देता, जैसे उसे सच में खुशी हो कि उसके पास इतना योग्य आदमी है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा, बल्कि और बेहतर दिखने लगा। लोग कहते, देखो हमारा शासक कितना विशाल हृदय है, अपने से प्रतिभाशाली लोगों को भी आगे बढ़ने देता है। लेकिन यह सिर्फ मंच पर चल रहा नाटक था। अंदर ही अंदर उसकी भावनाएं बदल चुकी थी। अब वह हर बातचीत को तौलता, हर शब्द के पीछे छिपा अर्थ ढूंढता। जब मंत्री सुझाव देता तो वह सुनता जरूर था, पर साथ ही मन में गिनता कि दरबारियों की आंखें किस तरफ हैं, कौन सिर हिला रहा है, कौन प्रभावित दिख रहा है, कौन मंत्री की तरफ उम्मीद से देख रहा है। उसे लगने लगा कि उसका अपना दरबार अब उसका कम और मंत्री का ज्यादा होता जा रहा है। एक दिन उसने मंत्री की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी सूझबूझ वाकई राज्य के लिए अमूल्य है। शब्दों में प्रशंसा थी, लेकिन पकड़ थोड़ी ज्यादा कसी हुई थी। मंत्री ने इसे स्नेह समझा, शासक ने इसे याद दिलाना समझा कि असली ताकत किसके हाथ में है। उसके लिए यह अब सलाह या सेवा का रिश्ता नहीं रहा था, यह नियंत्रण का खेल बन चुका था। रात में अकेले वह अपने आप से झूठ बोलता, मैं सिर्फ सावधान हो रहा हूँ, यही एक अच्छे शासक की निशानी है। लेकिन सच यह था कि वह आहत अहंकार से फैसले लेने लगा था। उसे मंत्री की किसी गलती का इंतजार नहीं था, वह गलती ढूंढने लगा था। जहाँ पहले उसे प्रतिभा दिखती थी, अब उसे महत्वाकांक्षा दिखने लगी। जहाँ पहले उसे निष्ठा दिखती थी, अब उसे छुपी हुई भूख नजर आने लगी। बाहर की दुनिया में वह अभी भी न्यायप्रिय शासक था, अंदर की दुनिया में वह धीरे धीरे एक ऐसे आदमी में बदल रहा था जो अपने ही सबसे काबिल साथी से डरने लगा था। और जब कोई शासक किसी की नीयत नहीं, उसकी क्षमता से डरने लगे, तब निर्णय न्याय से नहीं, असुरक्षा से जन्म लेते हैं। यही वह खामोश मोड़ था जहां मुस्कानें बनी रही, लेकिन भरोसा मर चुका था। अब दरबार में एक नया खेल शुरू हो चुका था, जिसे कोई खुलकर नहीं देख पा रहा था, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था। शासक ने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, उसने दूरी बनानी शुरू की। पहले जहां मंत्री हर अहम बैठक में उसके दाएं खड़ा होता था, अब उसे थोड़ा पीछे जगह दी जाने लगी। फैसले अभी भी उससे पूछे जाते, पर आखिरी घोषणा शासक खुद करता, और इस तरह करता जैसे असली विचार उसी का हो। मंत्री ने बदलाव नोटिस किया, लेकिन उसने इसे थकान, व्यस्तता या शासकीय औपचारिकता समझा। उसे लगा, शायद अब मुझे और बेहतर काम करना चाहिए ताकि शासक का भरोसा और बढ़े। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत ही अब शक की वजह बन रही थी। जितना वह राज्य के लिए उपयोगी साबित होता, उतना ही शासक को लगता कि यह आदमी बिना ताज पहने भी असर डाल सकता है। धीरे धीरे कुछ दरबारियों को शासक ने निजी तौर पर बुलाना शुरू किया। बातचीत सीधी नहीं होती थी, वह बस पूछता, तुम्हें मंत्री की नई योजना कैसी लगी? अगर जवाब बहुत उत्साही होता तो शासक बस चुप हो जाता। वह कुछ कहता नहीं, पर उसकी चुप्पी ही संकेत बन जाती। दरबारी समझदार थे, उन्होंने संतुलन सीख लिया। सार्वजनिक रूप से मंत्री की तारीफ, निजी तौर पर शासक के प्रति वफादारी की फुसफुसाहट। अब शासक के मन में एक नया विचार पनपने लगा था, अगर यह इतना सक्षम है तो लोग इसकी तरफ खिंचेंगे ही। लोग हमेशा ताकत की तरफ जाते हैं, और अगर उनकी नजर में ताकत बदल गई तो ताज सिर्फ सिर पर रह जाएगा, असर किसी और के पास चला जाएगा। यह डर अब कल्पना नहीं रहा था, उसे हर दिन छोटे छोटे संकेतों में अपनी पुष्टि। उस पल उसके मन ने आखिरी फैसला लिया, यह वफादार हो सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी ही खतरा है। और सत्ता की दुनिया में कभी कभी खतरा इरादों से नहीं, क्षमता से पैदा होता है। उसी क्षण सम्मान की जगह रणनीति ने ले ली, और सुरक्षा की जगह नियंत्रण ने। कहानी अब उस दिशा में मुड़ चुकी थी जहां प्रतिभा बचाव नहीं, सबूत बनती है। उस फैसले के बाद शासक ने कुछ भी अचानक नहीं किया। सत्ता में बैठे लोग गुस्से में वार नहीं करते, वे इंतजार करते हैं
ताकि वार न्याय जैसा दिखे। अब उसका मकसद मंत्री को गिराना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि मंत्री गिरने लायक है। फर्क बहुत महीन था पर घातक। उसने मंत्री को और जिम्मेदारियां देनी शुरू की। पहले यह भरोसे का संकेत लगता था। बड़े प्रोजेक्ट, दूर दराज के इलाकों की व्यवस्था, कठिन समझौते। मंत्री ने इसे सम्मान समझा। वह दिन रात काम में डूब गया, राज्य को मजबूत करने में लगा रहा। लेकिन शासक हर सफलता को नहीं, हर छोटी कमी को नोट कर रहा था। जहां कोई देरी हुई उसने याद रखा, जहां कोई निर्णय विवादित हुआ उसने उसे अलग से दर्ज किया। दरबार में उसने कभी मंत्री की खुली आलोचना नहीं की। उल्टा वह अक्सर कहता, इतना काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं संभाल सकता। शब्दों में तारीफ थी, लेकिन अर्थ बदल चुका था। यह प्रशंसा अब बोझ बनाने का तरीका थी। जितना बड़ा दायरा उतनी बड़ी गलती की संभावना। और शासक जानता था, कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर दिशा में बिना चूक के चल सके। धीरे धीरे दरबारियों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो पहले मंत्री के आसपास दिखते थे, अब थोड़ा संतुलित रहने लगे। उन्हें हवा का रुख समझ आ रहा था। सत्ता की असली दिशा कभी घोषणा से नहीं, दूरी से समझ आती है। मंत्री ने यह बदलाव महसूस किया, पर कारण नहीं समझ पाया। उसने सोचा, शायद सब लोग काम में व्यस्त हैं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। उसे अब भी यकीन था कि उसकी निष्ठा ही उसकी ढाल है। एक रात शासक ने अपने सबसे पुराने सलाहकार से पूछा, अगर कोई आदमी बहुत काबिल हो लेकिन लोग उससे ज्यादा प्रभावित होने लगे तो राज्य के लिए क्या सही है? सलाहकार ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, महाराज, राज्य में सूरज एक ही होना चाहिए। शासक ने सिर हिलाया। उसे आदेश नहीं चाहिए था, बस अपने डर के लिए वैधता चाहिए थी। उस रात के बाद खेल और साफ हो गया। अब वह मौके का इंतजार नहीं कर रहा था, वह मौका बना रहा था। और मंत्री जो सोच रहा था कि वह राज्य को ऊपर उठा रहा है, यह नहीं देख पा रहा था कि उसी ऊंचाई से उसे गिराने की तैयारी भी हो रही है। सत्ता की दुनिया में सबसे खतरनाक साजिश वह होती है जो मुस्कान के पीछे, प्रशंसा के शब्दों के बीच और भरोसे के दिखावे के अंदर पनपती है। आखिरकार वह दिन भी आया जब शासक को अपना बनाया हुआ मौका मिल गया। दूर प्रांत में अनाज की कमी हो गई थी। वजह जटिल थी। मौसम खराब था, रास्ते असुरक्षित थे, स्थानीय अधिकारी लापरवाह थे। मंत्री ने पूरी कोशिश की थी स्थिति संभालने की, लेकिन परिणाम परफेक्ट नहीं था। यही छोटी सी दरार शासक को चाहिए थी। दरबार बुलाया गया। माहौल सामान्य रखा गया। कोई गुस्सा, कोई शोर नहीं। शासक ने शांत आवाज में रिपोर्ट पढ़वाई। फिर उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से मंत्री से सवाल किया, इतनी बड़ी व्यवस्था में यह चूक कैसे हो गई? सवाल सीधा था, लेकिन लहजा ऐसा जैसे राज्य की स्थिरता दांव पर लग गई हो। मंत्री ने विस्तार से समझाया, समाधान भी बताए, जिम्मेदारी लेने को भी तैयार दिखा। तर्क उसके साथ थे, तथ्य उसके साथ थे, लेकिन अब फैसला तर्क पर नहीं होना था। दरबारियों की निगाहें इधर उधर घूमी। किसी ने मंत्री का समर्थन खुलकर नहीं किया। हवा बदल चुकी थी। शासक ने गहरी सांस ली, जैसे भारी मन से निर्णय ले रहा हो। राज्य की सुरक्षा और जनता के भरोसे के लिए हमें कड़ा कदम उठाना होगा। शब्द जिम्मेदारी के थे, पर जड़ भावना असुरक्षा की थी। मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया। जांच के नाम पर अलग कर दिया गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। सब कुछ व्यवस्था के भीतर हुआ, नियमों के अनुसार, कागजों पर न्याय जैसा दिखता हुआ। लेकिन उस कक्ष में एक अदृश्य सच मौजूद था, जिसे कोई जोर से नहीं बोल रहा था। यह सजा गलती की नहीं, चमक की थी। जब मंत्री को ले जाया जा रहा था, उसने आखिरी बार सिंहासन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी, गुस्सा नहीं। वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उसने कभी गद्दारी नहीं की, कभी सत्ता नहीं मांगी, कभी शासक को चुनौती नहीं दी। उसने सिर्फ अपना काम बहुत अच्छे से किया था। सिंहासन पर बैठा शासक स्थिर दिख रहा था। दरबार खत्म हुआ, लोग चले गए। कमरे में अकेले बचकर उसने, साल बीत गए, राज्य चलता रहा, फैसले होते रहे, दरबार भरता और खाली होता रहा। मंत्री का नाम धीरे धीरे फुसफुसाहटों से भी गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। शासक ने राहत महसूस की, कम से कम ऊपर से। अब दरबार में कोई ऐसा नहीं था जिसकी तारीफ उसकी अपनी छवि से टकराए। सब व्यवस्थित था, संतुलित था, सुरक्षित था। फिर भी अजीब बात यह थी कि उसे अब पहले जैसा आत्मविश्वास महसूस नहीं होता था। उसने खतरे को हटाया था, लेकिन तुलना के डर को नहीं। इसी दौरान एक दूसरे राज्य में एक अलग तरह का आदमी उभर रहा था। वह भी असाधारण दिमाग का मालिक था, खोज करता था, नई चीजें बनाता था, ऐसी बातें समझता था जो आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने दुनिया को बदलने से पहले एक चीज समझ ली थी, सत्ता को चुनौती देकर नहीं, सहलाकर जीता जाता है। यह आदमी था गैलीलियो गैलीली।
जब उसने अपने उपकरण बनाए तो उसने उन्हें अपनी महानता का सबूत नहीं बनाया, उसने उन्हें शक्तिशाली परिवारों को समर्पित किया। जब उसने आसमान में नई चीजें देखी तो उन्हें अपने नाम से अमर करने की बजाय उसने उनका नाम उन लोगों से जोड़ दिया जिनके पास राजनीतिक ताकत थी, जैसे मेडिची फैमिली। उसका संदेश साफ था लेकिन बहुत सूक्ष्म, मेरी खोज आपकी महिमा बढ़ाती है। उसकी प्रतिभा सीढ़ी बनी, हथियार नहीं। जहां पहले वाली कहानी में शासक को लगा था कि उसका मंत्री उसकी रोशनी छीन रहा था, यहाँ शासकों को लगा कि यह वैज्ञानिक उनकी रोशनी बढ़ा रहा है। फर्क सिर्फ योग्यता में नहीं था, प्रस्तुति में था। एक ने अनजाने में तुलना पैदा की थी, दूसरे ने जानबूझकर श्रेय ऊपर धकेला। परिणाम भी वैसा ही हुआ। एक को अलग कर दिया गया, दूसरे को संरक्षण मिला। एक की चमक खतरा बन गई, दूसरे की चमक सजावट बन गई। वक्त के साथ पहले राज्य का शासक बूढ़ा हुआ, उसके आसपास औसत लोग बचे, वफादार लेकिन साधारण। राज्य स्थिर था पर असाधारण नहीं रहा। उसने अनजाने में खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में अपने ही स्तर को नीचे कर लिया था। दूसरी तरफ जहां प्रतिभा को सही तरीके से संभाला गया, वहां सत्ता भी मजबूत हुई और नाम भी दूर तक गया। कहानी का जहर यही छिपा है। सत्ता में बैठे लोग अक्सर यह नहीं समझते कि उन्हें सबसे ज्यादा खतरा विद्रोह से नहीं, तुलना से लगता है। और जो लोग सत्ता के नीचे होते हैं, वे यह नहीं समझते कि सिर्फ सही होना काफी नहीं, सही तरीके से दिखना भी जरूरी है। एक ही प्रतिभा दो अलग नतीजे ला सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अहंकार को चुनौती देती है या उसे ताज पहनाती है। आखिर में खेल बुद्धि का कम, भावनाओं का ज्यादा होता है। जो यह समझ जाता है कि इंसान पद से नहीं, अपने महत्व की भावना से जुड़ा होता है, वही शक्ति के खेल में टिकता है। बाकी लोग सही होते हुए भी गलत समय पर ज्यादा चमकने की कीमत चुका देते हैं। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक सच की तरफ मुड़ती है। लोग अक्सर इस नियम को आधा समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा झुककर रहना है, हमेशा अपनी रोशनी छिपानी है। लेकिन शक्ति का खेल स्थिर नहीं होता, वह बदलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह बदलाव धीरे होता है और जो ध्यान नहीं देते वे गलत समय पर गलत भूमिका निभाते रह जाते हैं। वर्षों बाद वही शासक जिसने अपने सबसे प्रतिभाशाली मंत्री को हटाया था, अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। उम्र ने उसकी ऊर्जा कम कर दी थी, फैसलों में पहले जैसी धार नहीं थी और दरबार में नए चेहरे आने लगे थे जो कभी उसकी उपस्थिति से सहमे रहते थे, अब उसके शब्दों को तौलने लगे थे। सिंहासन अभी भी उसी के पास था, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रहा था। यह वही क्षण था जहां नियम बदलता है, लेकिन शासक यह समझ नहीं पाया। उधर एक युवा दरबारी था, शांत, देखने में साधारण, लेकिन बहुत ध्यान से। आखिरकार सत्ता बदल गई। कोई नाटकीय विद्रोह नहीं हुआ, बस फैसलों का केंद्र धीरे धीरे बदल गया। लोग सलाह लेने के लिए नए व्यक्ति के पास जाने लगे। आदेश अब भी शासक के नाम से निकलते थे, पर असर किसी और का था। वही तुलना जिससे वह पूरी जिंदगी भागता रहा, अंत में उसके नियंत्रण के बाहर पैदा हुई। यही इस नियम का अंतिम मोड़ है। जब मास्टर मजबूत हो, उसकी छाया में चलो। जब मास्टर गिर रहा हो, उसकी छाया से बाहर निकलो। समय से पहले चमकोगे तो कुचल दिए जाओगे, समय के बाद भी छिपे रहोगे तो अवसर खो दोगे। शक्ति सिर्फ यह नहीं कि कितना चमकते हो, असली शक्ति यह है कि कब चमकते हो और किसकी रोशनी को बढ़ाते हुए चमकते हो। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ राजाओं और दरबारों की नहीं है। यह हर ऑफिस, हर संस्था, हर उस जगह की कहानी है जहां पद ऊपर है और प्रतिभा नीचे। सवाल हमेशा वही रहता है, क्या तुम्हारी चमक किसी को असुरक्षित बना रही है या किसी को महान दिखा रही है? इसी एक फर्क पर करियर बनते भी हैं और खत्म भी। इस पूरी कहानी के बाद जो सबसे असहज सच बचता है वह ये है कि यहाँ कोई खलनायक साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। शासक भी अपने आप को गलत नहीं मानता था, उसके लिए वह राज्य की स्थिरता बचा रहा था। मंत्री भी निर्दोष था, वह सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था। युवा दरबारी भी गलत नहीं था, वह बस समय को पहचान गया था। फिर भी तीनों की दुनिया में परिणाम कठोर थे, क्योंकि शक्ति की दुनिया में नियत से ज्यादा महत्व धारणा का होता है। सत्ता में बैठे लोग लगातार एक अदृश्य डर के साथ जीते हैं, अपना महत्व कम हो जाने का डर। यह डर उन्हें निर्दयी नहीं बनाता, पहले उन्हें सतर्क बनाता है, फिर संदेह से भर देता है और अंत में उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिन्हें वे जरूरी नाम देते हैं। यही वह मनोवैज्ञानिक ढलान है जहां इंसान खुद को सही मानते हुए भी
दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। जो लोग सत्ता के नीचे होते हैं उनके लिए भी सच्चाई आसान नहीं है। उन्हें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, बेहतर बनो, सबसे आगे निकलो। लेकिन शक्ति की संरचना अलग नियमों पर चलती है। वहां सीधी रेखा में ऊपर जाने का रास्ता नहीं होता। वहां हर कदम के साथ यह देखना पड़ता है कि तुम्हारी प्रगति किसकी असुरक्षा को जगा रही है। यह नैतिक रूप से असुविधाजनक है, लेकिन वास्तविकता अक्सर वैसी ही होती है। इस कहानी का मनोवैज्ञानिक सार यह नहीं कि हमेशा झुको या हमेशा चालाक बनो। असली बात यह है कि इंसान तर्क से कम और भावनात्मक स्थिति से ज्यादा फैसले लेते हैं, खासकर जब उनकी पहचान, प्रतिष्ठा और नियंत्रण दांव पर हो। जो इसे समझता है वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उनके अहंकार के आसपास रास्ता बनाता है। शक्ति की दुनिया में सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि मैं सही हूं इसलिए सुरक्षित हूं। इतिहास, दरबार, दफ्तर, राजनीति, हर जगह यह भ्रम टूटता है। सुरक्षा अक्सर सही होने से नहीं, सही तरीके से दिखने से आती है, और जो यह फर्क समझ लेता है वह सिर्फ जीवित नहीं रहता, वह ऊपर भी जाता है। आखिर में यह कहानी किसी एक युग की नहीं, यह मानव स्वभाव की कहानी है। जहां भी पद, प्रतिष्ठा और तुलना होगी वहां यह नियम चुपचाप काम करेगा। सवाल यह नहीं कि यह न्याय संगत है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इसे पहचानते हो या तब समझोगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, किसके सामने कितनी काबिलियत दिखानी है यह समझना असली समझदारी है। अगर तुमने कभी फील किया है कि तुम मेहनत करते हो फिर भी पहचान किसी और को मिलती है, या तुम अचानक साइडलाइंड हो गए, तो समझ लो यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह पावर की साइकोलॉजी है जो हर जगह चलती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अब तुम अंधेरे में नहीं हो, अब तुम गेम को देख सकते हो, और जो गेम को समझ लेता है वो धीरे धीरे गेम को कंट्रोल भी करना शुरू कर देता है। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल पावर साइकोलॉजी, हिडन ह्यूमन बिहेवियर और लाइफ में प्रैक्टिकल यूज होने वाले रूल्स समझने हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ऐसा कंटेंट चाहिए। कमेंट पे लिखो लॉ 2 ताकि अगला रूल मैं जल्दी लेकर आऊं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, रियल वर्ल्ड में काम आने वाली अंडरस्टैंडिंग मिलती है।